खाने के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए। खाद्य सुरक्षा कौन देगा? स्टेट कोई दूसरे देश का किसान नहीं देगा, आपका अपना किसान देगा। और अब अपने किसान को ही मारने के चक्कर में हो। आप चाहते हो कि अदानी जी सारा कॉरपोरेट खेती कंट्रोल कर लें, वही अपने हिसाब से गोदाम में अनाज रखें, जब मर्जी होगा तो अनाज निकालेंगे, जब मर्जी होगा तो उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। 25 लाख 20 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट को दे दिया, किसानों को 1 लाख 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपया के MSP पे देने में आपको परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है भाई? यहाँ का एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हर जगह मंडी बनी हुई है। तो सरकार चाहते है, कारपोरेट चाहते हैं कि जमीनों पे भी कब्जा कर लो और इन मंडियों पे भी कब्जा कर लो। वहाँ पे सरकार सुन रही है किसानों को, किसानों से बातचीत कर रही है। यहाँ सरकार जो है सड़कों पे कील ठोक रही है कि किसानों को कैसे रोका जाए। वो भी इतनी शक्तिशाली सरकार, इतनी शक्तिशाली सरकार। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों को ये बहुत बड़ा डर है कि जैसे आदिवासियों की जमीन छीनी गई है, वैसे ही देश के कुछ पूंजीपति घराने उनकी जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो मंडी खत्म कर दी। वो तो इतने समझदार मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े इंजीनियर हैं कि उन्होंने तो क्या किया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ही खत्म कर दिया, मंडी सिस्टम ही खत्म कर दिया कि जाओ बाजार में जिसको तुमको जो जितना कीमत मिलता है औने पौने दाम में बेच के आ जाओ। किसान आंदोलन की धमक, और इस बार फिर केंद्र बिंदु है वो है दिल्ली। पिछली बार लंबा संघर्ष चला था और सरकार को झुकना पड़ा था। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी की और होम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी DGP साहब के साथ, और ये कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शंस ये था कि आप लोग अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो फिर किसान दिल्ली तक पहुँचे कैसे। और उसके बाद आप अगर नज़र डालें तो कोई भी इस तरह का आंदोलन होता है तो सबसे पहले दिल्ली का जो बॉर्डर है वो सील कर दिया जाता है। अभी रितु सिंह धरने पे थी, प्रदर्शन था, उस समय भी सिंघू बॉर्डर सील कर दिया है। अब सवाल है कि जब साहब इतने लोकप्रिय हैं, इतना प्रचंड बहुमत लाने का दावा कर रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये प्रदर्शन से क्यों डरते हैं? किसानों की मीटिंग चल रही है, किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा पंजाब का, पंजाब में इनकी पढ़ाई हुई है और 3 दशक से हरियाणा पंजाब की राजनीति पर, उसके आंदोलन पर, सोशल कॉम्पिटिशन पर इनकी एक पैनी नज़र होती है। संजीव जी हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये किसान आंदोलन क्यों इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है, क्या है इसके पीछे लॉजिक? रीजन्स तो लगभग वही हैं जो आज से 2 साल 3 साल पहले या पिछले 10 सालों से किसानों की जो मांग है, लगभग वही मांग पे फिर किसान आंदोलन शुरू हुआ है। और मुख्य मांग इनकी है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया। MSP पे कोई केंद्र सरकार का रवैया ढुलमुल है। और तीसरा ये कि जो किसानों को कॉरपोरेट जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें सरकार की सहभागिता है, इसको किसान रोकना चाहते हैं। तो और ये बड़ी मांग है किसानों की, जो किसान यूनियन जो है। और दो एक छोटी सी मांग है कि जब किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर और इधर टिकरी बॉर्डर पे हुआ था तो उस दौरान कई किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए थे। तो उस दौरान सरकार ने वादा किया था कि हम वो मुकदमों को वापस लेंगे, लेकिन वो मुकदमे आज तक वापस नहीं दिए गए। तो उसके आलोक में ये आंदोलन शुरू हुआ है। और इसमें मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी इसमें कुछ ही किसान संगठन आए हैं। हरियाणा के 1-2 किसान संगठन हैं और 2-1 पंजाब के किसान संगठन हैं। तो अभी ये 3-4 किसान संगठन ही अभी इसमें शामिल हुए हैं। और इंटेलिजेंस के जो पुट है सरकार के पास कि ये करीब 30 से 40 हज़ार किसानों ने पिछले 100 दिनों से रिहर्सल किया है दिल्ली कूच करने के लिए। अच्छा, हाँ। और कहाँ पे रिहर्सल किया? पंजाब के अंदर। और नियर अबाउट 10,000 ट्रैक्टर्स हैं इनके पास जो दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कर रखी है। तो इस बार दिल्ली तक ना पहुँचे इसलिए इन्होंने क्या किया है कि जो पंजाब और हरियाणा की सारी सीमाओं को सील कर दिया है। सारे एंट्री पॉइंट इस समय चोक कर दिए हैं। पंजाब से जो हरियाणा के अंदर जो मेन एंट्री होती है वो है शंभू बॉर्डर, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट और पटियाला डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर है। और वो मेन रूट है जम्मू दिल्ली रूट।
उसको टोटली इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, कील लगा दिए हैं वहाँ पे, और वो दूसरे साइड में किसान बैठे हैं और इधर जो है पुलिस बैठी है। अच्छा। हाँ, इधर पंजाब में कैथल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के कैथल में एक एंट्री होती है पटियाला डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे पुलिस है, सारे पुलिस बल तैनाती है। एकदम ऐसा लगता है कि फेंसिंग इस तरह से हो गया है कि जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा हो, बॉर्डर। हाँ, कि पाकिस्तान ही जो है लोग इन्फिल्ट्रेट इंडिया में कर रहे हैं। तो जैसे हमारे बीएसएफ के जवान चौकस होते हैं, वैसे हरियाणा पुलिस को चाक चौबंद किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो किसानों ने जो कॉल दिया है, उस कॉल से पहले चंडीगढ़ के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें केंद्र सरकार 3 मंत्रियों को केंद्र सरकार ने भेजा, और पंजाब के सीएम उसमें मध्यस्थ बने हुए थे भगवंत मान, और वो किसान संगठनों से मीटिंग हुई। किसान संगठनों ने अपनी मांग रखी, इन्होंने अपील की कि आप उस मार्च को कैंसिल करो, जो दिल्ली मार्च है। वो नहीं माने, कहे कि पहले आप इसको कंक्लूड करो। आज फिर एक मीटिंग होने वाली है दिल्ली, चंडीगढ़ के अंदर ही 3 मंत्री जाएंगे, जो जानकारी अभी तक आई है। उसमें नित्यानंद राय, पीछे जो मीटिंग हुई थी उसमें नित्यानंद राय भी थे, पीयूष गोयल साहब थे, और एक शायद अर्जुन मुंडा थे। 3 मंत्री थे, 3 मंत्री गए थे किसानों से बातचीत करने के लिए, कोई हल नहीं निकला था। फिर 3 मंत्री आज जा रहे हैं शाम को चंडीगढ़ मीटिंग करने के लिए। इस बीच आम आदमी पार्टी जो वहाँ की सरकार है, उसने अपना बीच से पीछा कर लिया, वो किसानों के साथ खड़े हुए। अच्छा। भैया हम तो पंजाब के किसानों के साथ हैं, और आम आदमी पार्टी को सूट भी करता है, इलेक्शन है, और ये इलेक्शन में क्यों किसानों से दुश्मनी मोल लेंगे। तो अब जो है किसान संगठन और बीजेपी के जो केंद्रीय प्रतिनिधि हैं, जो सेंटर से जो मंत्री गए हैं, वो बात करेंगे। क्या हल निकलता है वो शाम को पता चल जाएगा, शाम को 6-7 बजे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि मेन किसान यूनियन पंजाब के अभी नहीं आए, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बड़ा किसान है। अच्छा, एक बार बताइए, बॉर्डर सील कर दिया है तो आम लोग जो आना जाना होगा, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग उधर से जो कल परसों जो आ रहे थे, बहुत लोग एयरपोर्ट आते हैं दिल्ली। हाँ, नहीं, वो सारा अभी बहुत बुरा हाल है। अभी तो आप समझ लीजिए कि लोग उतर कर गाड़ियों से पैदल हरियाणा की सीमा में आ रहे हैं। उधर गाड़ी छोड़ रही है उनको, कोई टैक्सी वाला है वो गाड़ी छोड़ रहे हैं। ऐसे वीडियोस काफ़ी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। और चंडीगढ़ जाने वालों के लिए भी रूट डाइवर्ट किया गया है कि अम्बाला से आप शाहबाद जाइए, यमुनानगर जाइए, यमुनानगर से फिर पंचकूला होकर चंडीगढ़ जाइए। इस समय चंडीगढ़ जाने में भी काफ़ी परेशानी होगी, जिस ढंग से बैरिकेडिंग पंजाब बॉर्डर पर किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आने जाने वालों की सहूलियत तो खराब हुई है, प्लस मतलब कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक सप्लाई लाइन है, इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन ये नॉर्थ इंडिया का। पंजाब से आगे जम्मू भी आपकी सप्लाई जाती है, और वो लगातार अगर आप देखिए तो पिछले 3 सालों में बहुत डिस्टर्ब रहा है। नॉर्थ इंडिया की तरफ, जम्मू की तरफ इंपॉर्टेंट रेल लाइन पंजाब से गुजरती है, हाईवे सारे जो है पंजाब से गुजरती है। आप पंजाब को बाइपास नहीं कर सकते। हिमाचल में भी जाना है तो आपको पंजाब से ही होके जाना पड़ेगा। अगर शिमला तो जाते हुए तो आप पंचकूला में चल जाएंगे, लेकिन शिमला जाने के लिए भी पंजाब जाना पड़ेगा। पंजाब का जो है 40 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है, उसके बाद ही आप हरियाणा में फिर घुसेंगे, हरियाणा से पंजाब में घुसेंगे, पंजाब से फिर हरियाणा में घुसेंगे, फिर शिमला। वही समझने की कोशिश कर रहा था कि लोग कहते हैं कि आंदोलनकारी से परेशान होते हैं, यहाँ तो सरकार के एक्शन से आम पब्लिक परेशान। एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है, सरकार आंदोलन की जड़ में क्यों नहीं जाती। हम तो बहुत आसानी से कहते हैं कि आंदोलनकारियों का लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी परेशानी को हम कितना समझ रहे हैं, एकदम। जो अन्नदाता है उनकी परेशानी को कितना समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि वो एमएसपी की बात हो रही है कि 22-24 फसलों पे एमएसपी मिलती है। देश के 2-3 राज्यों में एमएसपी मिलती है, बाकी किसी राज्य में नहीं मिलती है। और जिन 2 राज्यों में एमएसपी मिलती है उसमें भी एमएसपी, फुल एमएसपी सिर्फ धान और गेहूँ पे है। बाकी किसी चीज़ों पे एमएसपी सरकार घोषणा कर जरा एक हमारे दोस्तों को बहुत यंगस्टर भी हैं और शहरी लोग भी, एमएसपी समझाइए जरा सा। देखिए, एमएसपी एक होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देगी। और ये क्यों दिया गया था कि 1960 के दशक में जब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के क्रांति का नेहरू ने एक विज़न दिया था, आपका क्राइसिस आ गया था देश के अंदर, अन्न नहीं था। तो अन्न नहीं होने के बाद यह था कि किसान ज़्यादा उत्पादन करें, आपको दूसरे देशों की तरफ हाथ फैलाना पड़ रहा था। तो नेहरू जी का एक विजन था कि देश को आपने जो है आत्मनिर्भर अन्न के दिशा में बढ़ाना है। तो नेहरू जी ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करवाई। उस समय नेहरू जी के जस्ट बाद ही हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आम जनता को मिले, किसानों को मिले, ताकि वो फसल का प्रोडक्शन करने के लिए उत्साहित हो। अगर उनका फसल का प्रोडक्शन का कीमत नहीं मिलेगी तो क्यों उत्पादन करेंगे।
और आप नहीं उत्पादन करेंगे तो उस समय देश में अनाज का संकट था। तो ये इसीलिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मिनिमम सपोर्ट की आप जब मार्केट में लाएंगे तो आपको उचित मूल्य मिलेगा, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये एक सिस्टम था। 22 फसलों पे दिया जाता है, 22 फसलों पे दिए जाने के बावजूद देश भर में ईमानदारी से किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। पंजाब हरियाणा में ईमानदारी से लागू हुआ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली काम किया पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर। इसलिए किसान थोड़ा समृद्ध भी हुआ। किसान यहाँ समृद्ध भी है। 4 एकड़ 5 एकड़ का किसान भी हमारे यहाँ के 25 एकड़ के किसानों से ज़्यादा समृद्ध है अगर बिहार उत्तर प्रदेश के ले लेंगे तो। और बिहार में तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो मंडी खत्म कर दी। वो तो इतने समझदार मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े इंजीनियर हैं कि उन्होंने तो क्या किया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ही खत्म कर दिया, मंडी सिस्टम ही खत्म कर दिया कि जाओ बाजार में जिसको तुमको जो जितना कीमत मिलता है औने पौने दाम में बेच के आ जाओ। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो हमारे इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है। उन्होंने ऐसा महारती किया कि बिहार की किसानी को तबाह कर दिया। तो पंजाब और हरियाणा के किसान इसीलिए आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा जागरूक, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव। और देखिए मसला सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं है। पिछले 10 दिनों में पूरे ग्लोबल जो फार्मर अनरेस्ट सामने आया है। यूरोप के अंदर जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब जगह किसान सड़कों पे है। जिस ढंग से यहाँ किसान आपको ट्रैक्टर पर नजर आ रहे हैं वैसे ही हजारों किसान वहाँ ट्रैक्टर लेकर सड़कों पे हैं। उनकी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। यूरोप के अंदर भी उन्होंने सेम डिमांड रखा है। उन्होंने सेम डिमांड रखा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ गई, हमारी कीमतें हर चीज़ में जो है हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, उस हिसाब से हमें आमदन नहीं है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज के नाम पे किसानों पे तरह तरह की शर्तें यूरोप में डाली जा रही है। तो ये जो सारी चीज़ें जो ग्लोबल रूप से जो फार्मर्स के अंदर जो अनरेस्ट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के कई कंडीशन छोटे किसानों को डाल रहे हैं कि आप गाय नहीं पालोगे, आप भैंस नहीं पालोगे, इसके कारण मीथेन गैस का बड़ा उत्पादन होता है, क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें यूरोप के किसानों पर डाला गया, वो सड़कों पर आ गए। यूरोपियन पार्लियामेंट को सरेंडर करना पड़ा उनके सामने। फ्रांस में सारे सड़कों को जाम कर दिया था, जर्मनी में सारी सड़कों को जाम कर दिया था किसानों ने। अभी हम ये कह सकते हैं कि हम उनसे कुछ सीखे हैं, हमसे वो कुछ सीखे हैं। निश्चित रूप से 2 साल जब किसानों ने यहाँ भारत में आंदोलन किया, 2 साल पहले जब कुंडली बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर किए तो यूरोप भी इसको देख रहा था और उन्होंने देखा कि कैसे सामूहिक रूप से खड़ा होकर कैसे आंदोलन किया जा सकता है। वो आंदोलन उन्होंने वहाँ पे यूरोप में खड़ा किया। लेकिन देखिए वहाँ पे सरकार सुन रही है किसानों को, किसानों से बातचीत कर रही है। यहाँ सरकार जो है सड़कों पर कील ठोक रही है कि किसानों को कैसे रोका जाए। वो भी इतनी शक्तिशाली सरकार, इतनी शक्तिशाली सरकार। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों को ये बहुत बड़ा डर है कि जैसे आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई है वैसे ही देश के कुछ पूंजीपति घराने उनकी ज़मीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड में जो लैंड बैंक जो डेवलप करने के लिए जो कॉरपोरेट घराने आए हैं और जिन्होंने लाखों एकड़, 2-2 लाख एकड़, 3-3 लाख एकड़ में कॉरपोरेट एग्रीकल्चर करना है और जो किसानों को उसमें मजदूर बना के, लेबर बना के रखना है, इस रणनीति पे भारत में काम होने लगा है, जिसमें देश के 3-4 बड़े कॉरपोरेट घराने सरकार के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। सबका जमीन खरीद लो, जमीन खरीद लो या आपको मजबूर कर देंगे बेचने के लिए। आपको खेती इतना घाटा का एमएसपी क्यों खत्म कर रहे हैं? एमएसपी इसीलिए तो खत्म कर रहे हैं। वो एमएसपी इसलिए खत्म कर रहे हैं कि किसान का सौदा इतना घाटे का हो जाए तो जमीन बेच के भाग जाए। फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ गया। अभी किसान का ये कहना है कि हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, उसमें फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ गया। अब आप कहते हो सब्सिडी दे रहे हैं, सरकार बड़े कागजों में लंबे लंबे दावा करती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी जब आप सरकार जब दे रही है तो वो 50 किलो वाला यूरिया 45 किलो का कर दिया। क्या आप सब्सिडी दे रहे हो? नकली बीज दे रहे हो। नकली आपने किसानों को नुकसान करने के लिए ये की डिमांड ये भी है कि नकली बीज, नकली जो कीटनाशक दवाइयाँ जो सप्लाई हो रही है उसको रोका जाए। तो ये जो सारी चीज़ें जो किसानों की खेती को तबाह करने के लिए जो आपने पूरी रणनीति बना रखी है, उससे किसान है आज नहीं तो कल वो खेत और ज़मीन छोड़ के भागेगा। पंजाब और हरियाणा के एक और है, इसलिए कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट है यहाँ पे इस स्टेटों में। यहाँ का एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हर जगह मंडी बनी हुई है। तो सरकार चाहते है, कॉर्पोरेट चाहते हैं कि ज़मीनों पर भी कब्जा कर लो और इन मंडियों पर भी कब्जा कर लो, सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाए। जैसे अदानी जी जो है एयरपोर्ट को बना बनाया सरकार से एयरपोर्ट ले लेते हैं, बना बनाया सरकार का रेलवे लाइन खुद अपने लिए। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लेके भारत रत्न दिए ना, भारत रत्न। तो ये जो स्थिति आ गई है ना, इस परिस्थितियों में मेरा ये मानना है कि किसानों की जो मांग है उसके प्रति सरकार गंभीर इसलिए भी नहीं है कि कॉर्पोरेट पेश रहे,
किसानों का वोट चाहती है, तो किसानों का वोट एमएसपी नहीं देना चाहती। और बॉर्डर सील करना कोई उपाय है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बॉर्डर सील करना तत्कालिक उपाय है। आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहीं बैठ जाए अगर महीनों भर, तो इसका मतलब पंजाब हरियाणा बंद हो जाए। नहीं, पंजाब हरियाणा बंद नहीं होगा। जो आपका जो बहुत ग्लोबल पावर आप बनना चाह रहे हैं, आप जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट को भारत में लाना चाहते हैं, कौन इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ आएगा जहाँ पे सड़कें ही बंद है? आप देख लीजिए 3 साल 4 साल में कितनी बार इस देश के अंदर इंटरनेट बंद रहा है। आप जो है डिजिटल इंडिया कर रहे हो और आपको एक एक स्टेट में महीनों इंटरनेट बंद करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आंदोलन चल रहा है। तो आप इस चीज़ को तो देख नहीं रहे हो। अब एक झूठा श्वेत पत्र पार्लियामेंट में लाके कि मनमोहन सिंह की सरकार में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मनमोहन सिंह सरकार में महंगाई बहुत बढ़ती रही, मनमोहन सिंह सरकार में बैंक अब सस्ता का सस्ता हो गया। 400 रुपये किलो लहसुन खरीद रहे हैं, सस्ता तो हो ही गया है। तो ये मतलब कि झूठ पत्र एक लाके आप किसी को झूठा बोल के बदनाम कर रहे हो कि बैंकों की हालत खराब हो गई। बैंकों की हालत खराब हो गई, मनमोहन सिंह के टाइम में कितने लोन दिए गए और कितने लोन को आपने माफ किया है। अगर यही डाटा आप अगर ईमानदारी से ले आओ तो आपको पता चल जाएगा। खुद ही तो पार्लियामेंट में बोल रहे हो कि 10 लाख 12 लाख करोड़ रुपया जो है राइट ऑफ कर दिया हमने। अंदरूनी खबर यह है कि 25 लाख करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया। तो बैंकों के खाते से वो पैसे को निकाल देने से बैंकों का पैसा तो वापस नहीं आ गया ना। अनिल अंबानी साहब 2 लाख करोड़ लेके गए, बैंकों तो को वापस नहीं किया। हाँ, बैंकों के खाते से आपने डिलीट कर दिया, बैंकों के खातों को हेल्दी दिखाने के लिए, बट्टा खाता। हाँ, शरीर को हेल्दी दिखाने के लिए। किसी को किडनी खराब है तो किडनी निकाल के फेंक दीजिए, नया किडनी लगाइए ही नहीं। तो वो बैंकों का हालत इन्होंने कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि हर फ्रंट पे जिस ढंग से ये सरकार कर रही है, तो ये सरकार जो है अपने आप को कर रही है। भारत रत्न आप चुनावों के टाइम में आप दिए जा रहे हो लगातार, खटाखट कर्पूरी ठाकुर को दे दिया आपने, चरण सिंह को दिया, स्वामीनाथन जी को दिया, नरसिंह राव जी को दिया, अडवाणी जी को दिया। चलिए, अडवाणी जी और नरसिंह राव जी जो हैं, दोनों का योगदान उस समय हिंदू मंदिर आंदोलन में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था। अडवाणी जी ने आंदोलन को खड़ा किया और नरसिंह राव ने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए आंख मूंद लिया था। ये योगदान था। तो चलिए, वो तो बीजेपी का बनता था। लेकिन चरण सिंह को जो दिया सिर्फ 3-4 सीटों के लिए, चरण सिंह से कोई प्रेम नहीं मुझे नजर आया है। चरण सिंह को अगर देना होता तो 2014 के बाद क्यों चुप रहे? 2014 से 2019 के बीच चरण सिंह को ये दे देते। भारत जयंत आते हैं किसान पृष्ठभूमि से जाते हैं। ठाकुर जी को ये 2014 से 2019 के बीच कर्पूरी ठाकुर इनको क्यों नहीं याद आए? ये हर इलेक्शन में कुछ तब याद आए हैं कर्पूरी ठाकुर जब बिहार में जातीय जनगणना हो गया, तभी कर्पूरी ठाकुर याद आए ना। यार 37% अति पिछड़ा है और पिछड़ा मिला के 65% है। वोट बैंक की कहीं पॉलिटिक्स हो रही है ना, कर्पूरी ठाकुर के प्रति आपका प्रेम नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो पूरा का पूरी जो स्थिति बनी हुई है, उस परिस्थितियों में जो है सरकार एक तरफ तो कर रही है 400 पार, दूसरी तरफ आपके जो है आप बैरिकेड लगा रहे हो सड़कों पे। अरे भाई, इतनी बड़ी सरकार के लिए जो खुद मान रही है कि 175 लाख करोड़ रुपया सरकार कर्जे में चलेगी, मतलब कि इतना कर्ज बढ़ा इस सरकार के टाइम में, ये व्हाइट पेपर में नहीं दिखाया। 175 लाख करोड़ रुपया अगर आपने कर्जा ही ले लिया तो 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दो उसमें से। किसान के नाम पे कर्जा ले लिया, आपने 25 लाख 20 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट को दे दिया, किसानों को 1 लाख 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपया के एमएसपी पे देने में आपको परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है भाई? आप एक बात बताइए, जो किसान देश में सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं उसके लिए आप 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपया दे नहीं रहे हैं। बाकी देश के आप पूरे बजट में देखिए किसानों को क्या मिला। पूरे बजट में आपने कारपोरेट टैक्स में तो कमी कर दी, इस बजट में भी जाते जाते पूंजीपति मित्रों के लिए, किसानों के लिए आप क्या लेके आए? आप 2 एकड़ 2.5 एकड़ के जोतदार को 4,000 रुपया 5,000 6,000 रुपया दे के आप क्या दिखाना चाहते हो? 6,000 रुपया में आज क्या हो गया? फर्टिलाइजर और टोटल लेबर की और बाकी जो कॉस्ट बढ़ा है उससे 6,000 रुपया से किसी मार्जिनल फार्मर को क्या बेनिफिट मिलेगा? जो किसान का जो डिमांड है, क्या आप इनपुट कॉस्ट को या तो कम करो, जो हमारे जो खेती में जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करो, और उसके बाद जो हमें जो आउटपुट जो है हमारा जो है जो प्राइस जो है वो सही बढ़िया प्राइस मिले बाजार में। वो दोनों चीज़ देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अन्नदाता है इनकी बातों को इनको आज नहीं तो कल समझ में आएगा। 140 करोड़ का देश है, आबादी वाली देश है, जहाँ पे किसान नहीं होंगे तो इस देश के लोग अनाज कहाँ से खाएंगे? कहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे? और इंपोर्ट करेंगे तो वो भी आजकल ग्लोबल वार ऐसा चल रहा है कि सारा लैंड रूट सारा ट्रैफिक जो है इतना डिस्टर्ब हो गया है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है।
अगर आप रसिया यूक्रेन से आज गेहूँ मंगाना चाहेंगे तो रेड सी डिस्टर्ब है। आपके ही 2-3 जहाज़ों पे हौथी विद्रोहियों ने अटैक कर दिया है। तो आज की डेट में अगर आप सोचते हैं कि हम अपनी इतनी बड़ी आबादी को इंपोर्ट करके खिला लेंगे तो ये भी संभव नहीं है। आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास डीजल नहीं है, 80% डीजल और पेट्रोल आप इंपोर्ट करते हैं। आज आपको सोचना पड़ रहा है कि कहीं पेट्रोल और डीजल महंगा ना हो जाए अगर ये मूवमेंट तेज ज़्यादा हुआ। जिस ढंग से सप्लाई रेड सी पे हौथी विद्रोहियों का अटैक हो रहा है, सी रूट जिस ढंग से ईरान और यमन के जो विद्रोही हैं ईरान समर्थित, जिस ढंग से सी रूट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अब आपका 4000 किलोमीटर और लंबा रूट लेके जितने भी शिपिंग कंपनियां हैं अपने जहाज को डाइवर्ट कर रही हैं, तो ऑटोमेटिक एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगा। रेड सी का रूट 4000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पड़ रहा है रूट, और उसके कारण महंगाई 30 से 40% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। 30 से 40% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के कारण ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तो पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें बढ़ेगी। तो अब ये देखिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उसमें 140 करोड़ के देश को 140 करोड़ की आबादी वाले देश को खाने के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए। खाद्य सुरक्षा कौन देगा? स्टेट कोई दूसरे देश का किसान नहीं देगा, आपका अपना किसान देगा। और अब अपने किसान को ही मारने के चक्कर में हो। आप चाहते हो कि अदानी जी सारा कॉरपोरेट खेती कंट्रोल कर लें, वही अपने हिसाब से गोदाम में अनाज रखें, जब मर्जी होगा तो अनाज निकालेंगे, जब मर्जी होगा तो उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे और भारत की जनता भूख से मरते रहे। तो ये एक जो है ना, ये किसानों का मसला सिर्फ नहीं है, देश के 140 करोड़ की आबादी का मसला है। और ये मसला तब खुद सरकार ही बोलती है कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा भूख मरी है, 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो 5 किलो अनाज अगर आज भारत के किसान अगर मर जाएंगे तो 5 किलो अनाज आप कहाँ से लाएंगे? यूक्रेन से लाएंगे कि रसिया से गेहूँ ला के यहाँ इम्पोर्ट करके आप 80 करोड़ की आबादी को खिलाएंगे? आप तो खुद ही कहते हैं कि 80 करोड़ आबादी को हम अनाज दे रहे हैं, और 2028 तक प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और मोदी की गारंटी में उसको शामिल किया गया है। नेहरू जी ने ऐसी गारंटी नहीं दी थी। नेहरू जी को बार बार नाम लेते हैं प्रधानमंत्री जी नेहरू का 1950 से लेके 60 तक का कार्यकाल दें। नेहरू ने कभी नहीं कहा था कि हम 5 किलो अनाज देके गारंटी लेके लोगों को भूखमरी से रोकेंगे। नेहरू ने तो कहा कि देश को हम इतना बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन देंगे कि कोई भी बंदा भूखा नहीं मरेगा, अपने औकात से खाएगा, अपने इनकम से खाएगा। आपने देश को उस स्थिति में ला दिया कि आप कह रहे हो कि हम मोदी की गारंटी है कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। ये मोदी की गारंटी में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो यही नेहरू और मोदी का अंतर है किसानों को लेकर भी, कि नेहरू ने हीराकुंड डैम बनाया, नेहरू ने भाखड़ा डैम बनाया किसानों को लेकर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्राइस को लेकर FCI बनाया गया, 60 और 62 में बनाया गया। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, नेहरू जी जिंदा थे। नेहरू जी अगर चलिए उस लिगेसी को इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया, और इंदिरा गांधी के टाइम में अन्न संकट आया था, और जो उस समय जो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश के अंदर आया, और नेहरू का जो विजन था कि क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो मैक्सिमम केनाल इरिगेशन वाला जो लैंड था वो पाकिस्तानी पंजाब को चला गया था। इंडियन पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का जो पार्ट था उस समय, क्योंकि हरियाणा उसमें पंजाब में ही था, 66 में अलग हुआ, तो उस पूरे पार्ट को कैसे फर्टाइल किया जाए, और जो रिफ्यूजी आए थे उनको बसाया गया उत्तराखंड तक, और उसको किस ढंग से इस बेल्ट को एग्रीकल्चर का एक मतलब कि वो हब शामिल किया। यहाँ का बासमती आपको एक्सपोर्ट करते हैं किसान, उत्तराखंड से लेके पंजाब तक का जो बासमती है ईरान जाता है, पूरा मिडिल ईस्ट जाता है। कम से कम 10,000 करोड़ रुपया जो है आपका एक्सपोर्ट बासमती का है, 10,000 करोड़ रुपए का एनुअल हरियाणा पंजाब से सिर्फ। और आप जो है वो कहते हैं कि वो ज़मीन बासमती का जो है किसान से छीन के अपने मित्रों को दे दें। बासमती एक्सपोर्ट तो हम लोग जो खरीदते हैं, अभी मान लिया अभी जो 100-150 का खरीदते हैं वो कितना मिलेगा? फिर वो तो फिर उनकी मर्जी होगी कि वो अपने हिसाब से फिक्स करेंगे। 500 का होगा, कुछ भी कर देंगे। अभी भी 5 किलो अनाज स्टोर में जाइए ना, अभी भी उनके रिटेल स्टोर में जाइए। हाँ। मुकेश अंबानी जी के कई रिटेल स्टोर बने हुए हैं, आप उसमें जाइए ना, जो मक्की का आटा आपको बाजार में परचून की दुकान पे 20 रुपए में दे रहा है ड्यू टू किसान, वो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। पैकेट बढ़िया रहता है ना। हाँ, एक सेब जो है बाजार में आपको मिल जाएगा 15 रुपए में, 20 रुपए में, लेकिन वहाँ 2 सेब मिलेगा 150 रुपए में। उस सेब खाने के बाद थोड़ा अमीरियत महसूस होता है। 300 रुपए किलो सेब मिल रहा है, आप देख ही रहे ना। तो ये जो सारी स्थिति जो आई है, ये रिटेल स्टोरों में ही इनका जाके देख लीजिए। ये जो पूंजीपतियों के रिटेल स्टोर में जो फूड आइटम्स बिक रहा है, ये देश का मिडिल क्लास जो बहुत इस समय राष्ट्रवादी मिडिल क्लास को सोचना चाहिए कि ये किसान अगर जिंदा रहेंगे तभी इनका राष्ट्रवाद भी जिंदा रहेगा। भोजन जब मिलेगा दोनों टाइम तीनों टाइम बढ़िया से सस्ता भोजन मिलेगा तभी। अभी तो अरविंद केजरीवाल ने बिजली का फ्री कर दिया तो मिडिल क्लास उसके पीछे नाच रहा है।
ये फैक्ट है ना कि बिजली का बिल अरविंद केजरीवाल ने फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, तो केजरीवाल ने छीन लिया ना एमसीडीबी, और विधानसभा तो पहले ही छीन लिया था। तो इस देश के मिडिल क्लास जो बहुत ही मौके के हिसाब से अवसरवाद को अपनाता है और राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्रवाद भी तभी जिंदा रहेगा। महंगा पड़ेगा इस देश का हर किसान, नहीं महंगा पड़ेगा ना, वो कैसे खाएगा? वही तो कह रहा हूँ कि जिस दिन अडानी साहब अंबानी जी के कंट्रोल में चला गया ना, तो उस दिन मिडिल क्लास जो है वो भी 5 किलो अनाज पे सरकार से मांगेगा, हमारा भोजन नहीं चल रहा है, 5 किलो अनाज दो, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। चलिए, तो संजीव जी शुक्रिया। और संजीव जी हैं, पूरा रिसर्च करके आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, दलितों आदिवासियों को आरक्षण दिया, पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान किया, महिलाओं को समान अधिकार दिया, तो नेहरू ने उसको लागू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया बगैर किसी गारंटी के। नेहरू ने कभी कोई गारंटी नहीं दी, चुपचाप काम करते रहे हैं और बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने, जहाँ पे हम सब तमाम जैसे लोग, हमारे से पहले जनरेशन के लोग मुफ्त में शिक्षा पाया, नौकरियाँ पाई। मोदी जी को गारंटी देनी पड़ती है सबको बार बार। अब कार में चलेंगे तो उसमें भी आवाज़ सुनाई देता है, ये मोदी की गारंटी है। तो गारंटी क्यों देनी पड़ रही है, सोचिएगा ज़रूर। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।